स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2023 के लिए जीके और ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो वीडियो को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। तो अब बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने सेशन पे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग या ऑप्शन डी सर्जेंट आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। और मुदालियर आयोग कब आया? ऑप्शन ए, तो ये सन आया था 1952 में। इसी को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, मुदालियर आयोग को। और कोठारी आयोग आया था सन 1964 ईस्वी में। और सर्जेंट आयोग कब आया था? तो 1944 में सर्जेंट आयोग आया था। तो इतनी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान में रखिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत का खनिज यानी दिल के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भांडेर पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी डेक्कन पठार या ऑप्शन डी तिब्बती पठार। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये झारखंड, बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, छोटा नागपुर का पठार। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो समुद्र जल से निकाला गया है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी कोबाल्ट या ऑप्शन डी ब्रोमीन। कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी कोबाल्ट या फिर ऑप्शन डी ब्रोमीन। कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो समुद्र जल से निकाली गई है। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश कराते हैं जिसका उत्पत्ति स्थल है। तो आपको बताना है पश्चिमी विक्षोभ जो है किस कारण से पश्चिम भारत में बारिश कराते हैं और जिसका उत्पत्ति स्थल है। ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर या ऑप्शन डी अरल सागर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी भूमध्य सागर इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ का। चलिए अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी असम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र जो है प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। चलिए चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचार द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या ऑप्शन डी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है?
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार या ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। कौन सा करेक्ट आंसर है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक दिया हुआ है, मौलिक अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत कितने प्रकार के अधिकार बताए गए हैं? तो जो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 5 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं। कौन सा है? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है, और ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। और दूसरा अधिकार है परमादेश, दूसरा अधिकार है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध, तीसरा है प्रतिषेध, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है आपका अधिकार परीक्षा, चौथा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, और पांचवा और लास्ट है आपका उत्प्रेषण रेट। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1995 से 96, ऑप्शन बी 1998 से 99, ऑप्शन सी 2000 से 2001 या फिर ऑप्शन डी 2004 से 2005। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1998 से 1999 के बीच। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ऑप्शन बी अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन सी अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी, या फिर ऑप्शन डी अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश इसकी सरकारी भाषाएं हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने, अगर आपसे पूछ ले कितने अस्थाई देश हैं, तो 5 अस्थाई देश हैं और 10 अस्थाई देश हैं। और जो 10 अस्थाई देश हैं ये हर 2 साल पे बदलते रहते हैं। और 5 अस्थाई देश में कौन से देश हैं? तो पहले पे आता है चीन, पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, दूसरे पे अमेरिका है, और तीसरे पे रसिया है, तीसरे पे रसिया है, और चौथे पे है आपका फ्रांस, चौथे पे फ्रांस है, और 5वें पे है आपका इंग्लैंड। तो ये 5 जो हैं आपके अस्थाई देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो अब चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? ऑप्शन ए वयस्क साक्षरता, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, या फिर ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए दिया है 1421 से लेकर 1434, ऑप्शन बी 1451 से 1489 ईस्वी,
ऑप्शन सी 1489 से 1517 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1517 से 1526 ईस्वी। आपको बताना है सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासनकाल था। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बुध। सौर मंडल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो ही बृहस्पति का ही उपग्रह है। और शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और जो इसमें ऑप्शन बी बुध दिया है और ऑप्शन डी शुक्र दिया है, ये ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और मंगल ग्रह को इस पे आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजीव गांधी, या ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कृष्णा। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं आप पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1767, या ऑप्शन डी 1770 में। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को कब स्थापित किया गया था। तो जो इसे स्थापित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन सी 1767 में, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को। चलिए चलते हैं अब छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस। सिविल सेवा लॉर्ड कर्नवालिस के समय में प्रारंभ की गई थी। और लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था। तो इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया था। और लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में चली थी। तो इतनी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 25 फरवरी, ऑप्शन सी 25 मार्च, या ऑप्शन डी 25 अप्रैल। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है शून्यकाल का अर्थ क्या है।
जब विपक्ष का प्रस्ताव, ऑप्शन ए दिया है, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। या ऑप्शन सी, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। या ऑप्शन डी, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। और शून्यकाल का समय क्या होता है? तो दोपहर 12 से 1 बजे तक, दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल होता है। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कैनेडियन शील्ड, ऑप्शन बी अमेजोन बेसिन, ऑप्शन सी गंगा बेसिन, या ऑप्शन डी साइबेरिया मैदान। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है, घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना। ऑप्शन बी दिया है, चल पूंजी। ऑप्शन सी दिया है, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की मान कम करना। ऑप्शन डी, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। अवमूल्यन का अर्थ है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा में घरेलू मुद्रा की मान कम करना। क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, या ऑप्शन डी रावी। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों का उद्गम भारत में नहीं है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि आयोग, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। ऑप्शन ए लगभग 10 डेसिबल, ऑप्शन बी लगभग 20 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल, या फिर ऑप्शन डी लगभग 5 डेसिबल। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो वो है ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन ए 25 कैलोरी, ऑप्शन बी 100 कैलोरी, ऑप्शन डी सी कोई कैलोरी नहीं होती, या फिर ऑप्शन डी 10 कैलोरी। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोई कैलोरी नहीं होती है, 0 कैलोरी होती है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पॉलीमर, ऑप्शन सी पत्थर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पॉलीमर। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग, या फिर ऑप्शन डी मॉस्को। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये है शंघाई में। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1962,
ऑप्शन बी 14 जनवरी 1965, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1966 या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 1960। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। देखते हैं 9वां प्रश्न। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 मार्च, ऑप्शन बी 30 मार्च, ऑप्शन सी 31 मार्च या फिर ऑप्शन डी 13 मार्च। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 23 मार्च को। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, आपको मिलान करना है, प्रमुख दिवस दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा दिवस किस दिन पड़ता है, किस तारीख को। तो आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो पहला दिया है विश्व डाक दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सी मानवाधिकार दिवस, डी राष्ट्रीय युवा दिवस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी विश्व डाक दिवस जो होता है वो 9 अक्टूबर को होता है। विश्व डाक दिवस जो होता है वो 9 अक्टूबर को होता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है वो 25 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। सी का 4 और डी का जो है राष्ट्रीय युवा दिवस वो 12 जनवरी को होता है। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन दिया है 13 ताली खाली स्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी कर्नाटक। 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। 13 ताली जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कुतुब मीनार खाली स्थान में स्थित है। तो आसान क्वेश्चन है, इस पर टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं इसका आंसर। यह है ऑप्शन ए दिल्ली। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000 या ऑप्शन डी 1,20,000। तो भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1,20,000 शब्दों का जो है भारतीय संविधान बना है। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनफील्ड, ऑप्शन बी ग्रीन पीस, ऑप्शन सी क्लीन एन या ऑप्शन डी इको फ्रेंड। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी ग्रीन पीस जो आंदोलन है इसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन दिया है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण या ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। सबसे पहले किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एम.एन. रॉय ने जो है सर्वप्रथम 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी आर सैमुअल टॉमलिंसन या ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली ने जो है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है जल्लीकट्टू खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए त्रिचूर, ऑप्शन बी कार्तिगाई, ऑप्शन सी ओडम या ऑप्शन डी पोंगल। जल्लीकट्टू खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ है।
तो इसका करेक्ट आंसर है वो है पोंगल। जो जल्लीकट्टू है वो पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। और पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु का त्यौहार है। देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1959 या ऑप्शन डी 1969। तो आपको बताना है दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न दिया है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार या ऑप्शन डी लाल किला परिसर। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह से जो है गौतम बुद्ध ने उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये है राज्यसभा के पास। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो जो ये हैं वो हैं कावेरी की सहायक नदियां, काबिनी, हेमवती और अमरावती। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी खाली स्थान होती है? ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी वेग या ऑप्शन डी आयाम। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसे कहते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लोक नृत्य, ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी लोक चित्रकला या ऑप्शन डी प्रसिद्ध मेला। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला और कजरी, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यह एक लोक नृत्य है। चारों के चारों नौटंकी, रासलीला, कजरी, जैता ये सभी लोक नृत्य हैं। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2017। मानवाधिकार परिषद किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये गठित किया गया था 2006 में। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश या ऑप्शन डी खिलजी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है यह था गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। और अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो इल्तुतमिश था। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर या ऑप्शन डी 21 जून। किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की किस श्रेणी में रखा गया है?
यहाँ पे रखा नहीं टाइप हुआ है, तो आप लोग इसको मान के चलिए इसमें है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, या ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो जो इसका करेक्ट आंसर है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, ये रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। और इसका आर्टिकल कौन सा है, तो ये है, इसका आर्टिकल है 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार का आर्टिकल है 23 से 24। और समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 14 से 18 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, तो ये है 19 से 22 आर्टिकल तक। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 25 और से 28 तक, 25 से 28 तक। सॉरी, ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 25 से 28 तक नहीं है, यह है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव सिंह, या ऑप्शन सी जतरा भगत, या ऑप्शन डी महिपाल जगत राणा। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो जतरा भगत हैं, ये 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता थे। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी फ्रांस का संविधान, या ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है, ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। ऑप्शन ए दिया है झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली, या ऑप्शन डी संबलपुर। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो सतारा है वो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था। और कुछ जगहों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है झांसी भी हुआ था विलय नीति का शिकार, करौली भी, संबलपुर, और जो जैतपुर है ये भी हुआ था। जैतपुर हो गया, नागपुर हो गया, ये सभी शिकार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कौन से इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। और कुछ इनपुट डिवाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस दिया है इसमें, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर हो गया, और जॉयस्टिक हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। और कुछ आउटपुट डिवाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए दिया है सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी सीयू, या ऑप्शन डी मेमोरी। कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है।
ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। और ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। यानी आपको बताना है सबसे पहले किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके बाद किसको मिला था। तो 5 ऑप्शन दिए हैं, तो पांचों ऑप्शन में आपको आर्डर से उसको बताना है। पांचों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस सन में? तो 1913 में। और किसके लिए? तो इनको साहित्य के लिए मिला था। इनको साहित्य के लिए मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में साहित्य के लिए। और उसके बाद किसको मिला था? इसमें ऑप्शन ए सही था। तो इसके बाद मिला था CV रमन को। किस सन में मिला था CV रमन को? तो इनको मिला था 1919 में। 1919 में। किसके लिए? तो भौतिकी के लिए इनको मिला था, भौतिकी के लिए। फिर उसके बाद किसको मिला था? तो उसके बाद मिला था मदर टेरेसा को। किस सन में मिला था मदर टेरेसा को? तो इनको मिला था 1979 में। किसके लिए मिला था इनको? तो शांति के लिए। फिर इसके बाद मिला था अमर्त्य सेन को। किस सन में इनको मिला था अमर्त्य सेन को? तो इनको मिला था 1998 में। 1998 में। और किसके लिए मिला था इनको? तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। और सबसे लास्ट में मिला था वेंकटरमन रामकृष्णा को। किस सन में मिला था इनको? तो इनको मिला था 2009 में। किसके लिए? तो इनको मिला था रसायन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, फिर उसके बाद मिला था CV रमन को, फिर उसके बाद मिला था मदर टेरेसा को, फिर उसके बाद अमर्त्य सेन को, और सबसे लास्ट में वेंकटरमन रामकृष्णा को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रहीम खान या ऑप्शन डी बैरम खान। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रहीम खान जो थे अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी हीराकुंड या ऑप्शन डी नागार्जुन। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो हीराकुंड बांध है वो सबसे लंबा है। और ये किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। और कहाँ है, किस राज्य में? तो ये उड़ीसा में है। और अगर पूछ ले कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध जो है आपका ये है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पे है। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CFC, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी CH4 यानी मीथेन। तो आसान क्वेश्चन है, इस पर टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताते हैं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश है। ऑप्शन ए दिया है CO2, ऑप्शन बी कार्बनिक कणकीय पदार्थ, ऑप्शन सी ऐश के लघु कण या ऑप्शन डी NOx। फ्लाई ऐश है। तो जो फ्लाई ऐश है वो है ऑप्शन सी जो दिया है, ऐश के लघु कण जो है वो फ्लाई ऐश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
ऑप्शन ए दिया है CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी NO2 या ऑप्शन डी O2। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है जो O2 ऑक्सीजन दिया है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 दिया है, CH4 मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ग्रीन हाउस गैस में CFC भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन ए लाल कुर्ती, ऑप्शन बी क्विट इंडिया, ऑप्शन सी खिलाफत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो जो इसका नाम था वो था लाल कुर्ती आंदोलन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए दिया है 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925 या फिर ऑप्शन डी 1922। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1924 में। और अगर पूछ ले कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्रीमी लेयर संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है बायोस्फीयर से, ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन सी कुक्कुट पालन से या ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादों से। तो क्रीमी लेयर का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका संबंध है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी आरण्यक या फिर ऑप्शन डी उपनिषद। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऑप्शन बी ब्राह्मण। वेदों के जो गद्य प्रकरण होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है माता टीला बांध, ऑप्शन बी रामगंगा बांध, ऑप्शन सी मेजा बांध या ऑप्शन डी रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रामगंगा बांध। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? ऑप्शन ए डूरन कप, ऑप्शन बी CDM कप, ऑप्शन सी सीजर्स कप या ऑप्शन डी संतोष ट्रॉफी। तो भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये हुआ था TCM कप का आरंभ जो है 1945 में। और ये सारे के सारे डूरन कप, संतोष ट्रॉफी, सीजर्स कप ये सभी फुटबॉल के प्रतियोगिता हैं। देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में या ऑप्शन डी कानपुर में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो ये सीट है ऑप्शन बी हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, प्राध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी नाट, ऑप्शन सी रिक्टर या ऑप्शन डी हर्ट्ज। प्राध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए मैक से। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? ऑप्शन ए अफ्रीकी बिच्छू, ऑप्शन बी पनामा का दीपक, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या ऑप्शन डी भारतीय कोबरा। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी भारतीय कोबरा, जो है संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है। देखते हैं नौवां प्रश्न।
9वां प्रश्न है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी सिने कला, ऑप्शन सी खेल संपादकीय या फिर ऑप्शन डी साहित्य संबंधी लेखन। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये संबंधित है पत्रकारिता से। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम ये संबंधित है पत्रकारिता से। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दारोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार या ऑप्शन डी कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुखिया को मुगल काल में तो ये कहा जाता था ऑप्शन डी कोतवाल। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या फिर ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए दिया है भरत, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी लक्ष्मण। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है वो थी भरत की पत्नी। मांडवी जो है वो भरत की पत्नी थी। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है भारत का संविधान लिखा गया था। ऑप्शन ए दिया है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, ऑप्शन बी 3 वर्षों में, ऑप्शन सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में या फिर ऑप्शन डी 2 वर्षों में। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। और टोटल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 8। तो जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है वो है टोटल 11। और मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 51A में। और भाग पूछे तो ये कौन से भाग में है? तो ये है 4A में। देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है सिमकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नाभा घाटी, ऑप्शन बी चंद्रा घाटी, ऑप्शन सी कुल्लू घाटी या ऑप्शन डी सतलज घाटी। सिमकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सतलज घाटी में जो है सिमकिला दर्रा स्थित है। और सिमकिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग, सिमकिला ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। 16वां प्रश्न है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 1956 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में या फिर ऑप्शन डी 1947 में। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सन 1972 में जो है त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो आपको ऑर्डर में बताना है। इसमें दिया है पहला पूना पैक्ट, दूसरा दिया है गांधी इरविन समझौता, तीसरा दिया है क्रिप्स मिशन और चौथा दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको बताना है सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जो है सबसे पहले हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हुआ था 1930 में। उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 1931 में। फिर उसके बाद हुआ पूना पैक्ट, ये हुआ था 1932 में।
गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। और क्रिप्स मिशन ये कब आया था? तो 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। तो इसका आर्डर हो गया 4, फिर उसके बाद से 2, फिर 1, फिर 3। 4, 2, 1, 3। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन ए हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन बी एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी मेहर चंद महाजन, ऑप्शन डी एस आर दास। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीरालाल जेकानिया, जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवी मावलंकर, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो उसका आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ जो है भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो इतनी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंक। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। और अगर पूछ ले किस सन में, तो 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और पूछ ले कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वो चली थी मुंबई से ठाणे तक। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे। और अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी और किस सन में चली थी, तो उत्तर प्रदेश में चली थी सन 1859 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वो चली थी इलाहाबाद से कानपुर के मध्य। चलिए इसमें है लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और अगर आपसे पूछ ले कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, जो थे 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। और सन 1858 में भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर पूछ ले भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था सन 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और लॉर्ड बेंटिंक के समय क्या हुआ था? लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। तो चलिए इतनी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमाऊं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग? इसका करेक्ट आंसर है नंदा देवी जो चोटी है वो है कुमाऊं हिमालय का भाग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में थारू जनजाति रहती है? ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी मैदानी, ऑप्शन डी पठारी।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाबर। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? ऑप्शन ए 1/4 भाग, ऑप्शन बी 1/2 भाग, ऑप्शन सी 1/3 भाग या ऑप्शन डी 1/5 भाग। इसका करेक्ट आंसर है 1/3 भाग। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पे वन होना चाहिए, यानी कि 33% भाग पे। और वर्तमान में अगर पूछ ले कि कितने प्रतिशत भाग पे वन है भारत में, तो वो है 24.39। तो आप लोग इसे भी याद रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी ग्लॉस सैंड। मिर्ज़ापुर किस खनिज के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चूना पत्थर। मिर्ज़ापुर जो है चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। और डोलोमाइट के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? डोलोमाइट के लिए सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बांदा आदि। और यूरेनियम के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? यूरेनियम के लिए ललितपुर, सोनभद्र प्रसिद्ध है। और सैंडस्टोन के लिए इलाहाबाद प्रसिद्ध है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी लेब्राडोर, ऑप्शन सी बेंगुएला, ऑप्शन डी पेरू। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम है वो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। और अगर ये पूछ ले कि ये किस महासागर में बहती है, तो ये बहती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और ये किस प्रकार की जलधारा है, गर्म है या ठंडी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन की गर्म जलधारा है। और अगर लेब्राडोर आपसे पूछ ले ये किस महासागर की धारा है, तो ये भी नॉर्थ अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जलधारा है ये भी लेब्राडोर। और ये कैसी जलधारा है? तो ये भी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और अगर बेंगुएला पूछ ले किस महासागर की जलधारा है, तो बेंगुएला जो है साउथ अटलांटिक ओशन की जलधारा है। और ये भी ठंडी जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। और पेरू या हम्बोल्ट, इसी को पेरू को ही हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। तो अगर पेरू आपसे पूछ ले किस महासागर की जलधारा है, तो यह साउथ पैसिफिक ओशन की, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। साउथ पैसिफिक ओशन की जलधारा है। और ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। तो इतनी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन पे। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1956। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1956। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
1956 में किया गया। और अगर इस पूछ लिया आपसे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और इस राज्य पुनर्गठन के ही तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश, ऑप्शन बी 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ अक्षांश, ऑप्शन सी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश, ऑप्शन डी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांश। तो बताइए आप लोग, प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। और देखिए इसमें ऑप्शन सी है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश, तो इसको कहते हैं डोलड्रम पेटी या शांत पेटी। इसको डोलड्रम पेटी या शांत पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों में पवनें शांत होती हैं, तो इस कारण इन्हें डोलड्रम पेटी या शांत पेटी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। बताइए आप लोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज हिमालय पार की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। चलिए अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना है ए बेतवा पर, बी गोदावरी पर, सी कृष्णा पर, डी पेरियार पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेतवा पर माता टीला परियोजना है, और ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। और बेतवा नदी पर एक और परियोजना है, परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध परियोजना बेतवा नदी पे है, और ये उत्तर प्रदेश में है परीक्षा बांध। और कृष्णा पे क्या है? कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन, और आंध्र प्रदेश में है ये। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पे। और पेरियार पे कौन सी परियोजना है? पेरियार नदी पे है इडुक्की परियोजना, जो कि केरल में है। तो चलिए इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन है 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए लोकसभा या फिर विधानसभा दोनों के लिए 25 वर्ष है, और 30 वर्ष किसके लिए है? 30 वर्ष जो है राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा या विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। चलिए आप लोग इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन पे। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी विंध्याचल। इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट। और 16 घास स्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक है 16 घास स्थल का
विस्तार। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक है 16 घास स्थल का विस्तार। चलिए अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, ओजोन परत का अत्यधिक ह्रास कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, ओजोन परत का अत्यधिक ह्रास कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1986। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1972 में, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, 1986 में। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। और 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? तो ये राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। चलिए तो 15वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी का काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा द्वारा। आइए अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो है हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखिए। और ख़ास तौर से ये नहीं वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग ज़रूर इसे भी ध्यान में रखिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर के 18 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से या ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण से। जो ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्रॉल, ऑप्शन बी ट्यूपिक, ऑप्शन सी इग्लू, ऑप्शन डी घर।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इग्लू। टुंडा प्रदेश के निवासियों के आवास इग्लू कहलाते हैं। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सैयद सलार मेला लगता है ऑप्शन ए बहराइच में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी गोंडा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बहराइच में। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और फतेहपुर सीकरी में क्या है? फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। और आप लोग ये भी याद रखिए सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है, तो मथुरा में। चलिए अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ऑप्शन ए ब्राज़ील के तट पर, ऑप्शन बी पेरू के तट पर, ऑप्शन सी अलास्का के तट पर, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेरू के तट पे जो है एल नीनो जलधारा प्रकट होती है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर है झांसी में। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 7 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 12 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 13 खिलाड़ी, या फिर ऑप्शन डी 9 खिलाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7 खिलाड़ी। और 9 खिलाड़ी किस में होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट, हॉकी हो गया और फुटबॉल, इनमें सब में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1927 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1928 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी में चली थी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946, या फिर ऑप्शन डी 18 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। तो पहला क्वेश्चन है,